बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट फिजिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। टॉपिक हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। न्यूटन्स के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ कि 25 दिसंबर 1667 को इनकी जो है बर्थ डेट है और 1728 को इनकी डेथ हो जाती है। अपनी 3 इयर्स की एज में इनके फादर की डेथ हो गई थी और इनकी जो लुक आफ्टर जो है वो इनके ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर ने की, दैट मीन नाना और नानी ने। और अपनी ज़्यादा वक्त जो है वो उन्हीं के पास गुजारते थे और अपनी स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट करने के साथ साथ इन्होंने अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी जो है वो भी बना ली थी, जिनमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1800 बुक्स बताई जाती हैं। और अपने अर्ली एज में 25 इयर्स की एज में इन्होंने अपने सारी डिस्कवरी जितनी भी थी वो कंप्लीट कर ली थी। इनके जो मेन डिस्कवरीज हैं उनमें लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन लॉज है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इस तरह मैथमेटिक्स की फील्ड में बाइनोमियल थ्योरी, बाइनोमियल सीरीज, मैथमेटिकल थ्योरी, जिनको मर्ज करके कैलकुलस फॉर्म की, जो कि मैथ की फील्ड में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, फिजिक्स की फील्ड में भी। और न्यूटन अपनी जब इन्होंने डिस्कवरी की तो ये शेयर नहीं करते थे, स्टार्ट में शेयर नहीं करते थे, जिसका इंकशाफ जो है वो बाद में हुआ। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। A body continues its state of rest or state of motion if no external force act upon a body। स्टूडेंट्स की डेफिनेशन को देखिएगा। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। कब कि बॉडी अगर मोशन मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा, अगर वो रेस्ट फॉर्म में है तो रेस्ट फॉर्म में ही रहेगा। कंडीशन क्या है कि किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल हम कोट करते हैं। एग्जांपल में देखें, अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अब देखिए कि बुक जो है टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी। कब तक? जब तक हम उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी तरह अ बॉल throwing ball, a throwing ball stopped after covering some distance। स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिएगा, ऊपर हमने कहा कि कोई अगर कोई बॉडी रेस्ट फॉर्म में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, थ्रोइंग बॉल स्टॉप्ड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि ये फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, फर्स्ट लॉ को ये स्टेटमेंट फॉलो कर रही है। रीजन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंडीशन हमने क्या कही है कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी। लेकिन यहाँ पे इस बॉल के ऊपर बहुत सारे अदर फैक्टर जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फील्ड, अपना अर्थ की जो फ्रिक्शन है, ग्राउंड फ्रिक्शन है, वो इसके ऊपर एक्ट अपॉन हो रही है। एयर फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट अपॉन हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसके ऊपर एक्ट अपॉन हो रही है, जिसकी वजह से ये बॉल जो है वो कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर करने के बाद रुक जाती है। इसी तरह अ मूविंग कार जो है, अ मूविंग कार, ये भी क्या होती है,
stopped when we apply brakes। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि कार जो है उस वक्त तक मूव करती रहती है जब तक उसका इंजन जो है वो रूटीन में रहता है और उसे फ्यूल मिलता रहता है। लेकिन जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, दैट मीन हम फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो वो कार भी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। अगर ये सारी चीजें इग्नोर कर दें, फ्रिक्शन, रोड फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल एयर फ्रिक्शन, देन ये कार जो है वो अगर मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नाउन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is called law of inertia। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। यहां पे देखिए टू स्टेटमेंट्स हैं। हमने क्या कहा है कि बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो अपनी रेस्ट की पोजीशन को कंटिन्यू करेगा। दूसरी फॉर्म में हमने क्या कहा कि अगर बॉडी मूव कर रहा है तो वो बॉडी मूव ही करता रहेगा। अब इसमें हम इनर्शिया की डेफिनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। इनर्शिया क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि रेजिस्ट करती है यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी, रेस्ट और मोशन। तो यहाँ पे बिकॉज क्या आंसर हम कोड करेंगे, सिंस first law of motion deals inertial property of a body, that's why first law of motion is called law of inertia। स्टूडेंट अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये रीजन बताने के बाद इसकी अगर डेफिनेशन लिख देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 3 लॉज है न्यूटन के मोशन के हवाले से, लेकिन सेकंड जो है वो इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंस हर किसी की अपनी जगह पे है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हम डेफिनेशन राइट करते हैं। When a net force act upon a body, it produces acceleration in moving body in the direction of moving particle, बॉडी भी कह सकते हैं। and the amount of this producing acceleration
is directly proportional to the applying force and inversely proportional to the mass of the body। तो मैथमेटिकली स्टूडेंट्स हम इसको कैसे राइट करेंगे? मैथमेटिकली अब देखिए हमने क्या कहा कि जब हम एक नेट फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। तो साथ में हमने क्या कहा कि दिस प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइंग फोर्स, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। और साथ ही सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा कि दिस एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, इसको हम सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F बाय M। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय F बाय M। स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि जो फोर्स बॉडी पे अप्लाई की गई है अगर उसकी वैल्यू 1 न्यूटन हो और जो बॉडी का मास है जिस पे फोर्स अप्लाई की गई है वो 1 किलोग्राम हो और इस तरह प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड हो, तो देन कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट विल बिकम 1। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1 आएगी। जब ये कांस्टेंट की वैल्यू 1 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, इसको हम पुट करते हैं, देन एक्सेलरेशन विल बिकम, कांस्टेंट को हमने 1 रिप्लेस कर दिया मल्टीप्लाई बाय F बाय M। अब देखिए स्टूडेंट्स, मास को हम एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम कहते हैं। तो MA F को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F आएगा, ये इसकी साइड रिप्लेस कर देते हैं, F इज इक्वल टू MA। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा न्यूटन सेकेंड लॉ का कि F इज इक्वल टू MA। तो स्टूडेंट इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये भी आ सकती है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर हमसे ये भी कहा जा सकता है कि प्रूव दैट F इज इक्वल टू MA। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि F इज इक्वल टू MA किसका रिजल्ट है? न्यूटन सेकेंड लॉ का। तो स्टूडेंट ये टफ नहीं है, बहुत आसान है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पर्सनली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।